सोचिए, एक आदमी जो एक टाइम पे इतना गरीब था कि बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी तरसता था, और फिर वही आदमी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ सपनों के पूरे होने की नहीं, यह कहानी है उस रास्ते की जिसमें बिखरी हुई लाशें हैं, मजदूरों की चीखें हैं और खून से लथपथ वो दौलत है जिसे आज हम एंड्रयू कार्नेगी के नाम से जानते हैं। एक लड़का जो सिर्फ $1 की नौकरी से शुरू करके दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट डील करता है और अपनी कंपनी को 480 मिलियन में बेचता है, जो आज के 370 बिलियन के बराबर है। सिर्फ 3 साल की फॉर्मल एजुकेशन के साथ अपने दम पर इतना सीखता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है। उसने 2500 से ज़्यादा पब्लिक लाइब्रेरियां बनवाई और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 सालों में 90% वेल्थ चैरिटी में दान कर दी, और सिर्फ एक ही घर खरीदा, वो भी अपने रिटायरमेंट के बाद। सोचो, एक इंसान के बारे में आज तक लोगों के बीच में इतनी कॉन्ट्राडिक्टिंग ओपिनियंस हैं। अगर आप एंड्रयू कार्नेगी का नाम गूगल करो तो 2 बिल्कुल अलग अलग इमेजेस सामने आती हैं। एक तरफ वो एक महान फिलैंथ्रोपिस्ट जिन्होंने अपने जीवन में लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटीज और चैरिटेबल ट्रस्ट की भीड़ लगा दी, जिनको देखकर लगता है कि यह इंसान नहीं, यह तो देवता था। लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर उसी एंड्रयू कार्नेगी का एक ऐसा रूप जहां वो एक रूथलेस इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में नजर आता है। वो इंसान जो अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, अपने मजदूरों को इंसानियत के लेवल से नीचे गिराकर उन्हें जुल्म सहने के लिए मजबूर करता था। यह डुअलिटी, एक तरफ एक महान दानी और दूसरी तरफ गरीबों के लिए विलन ही एंड्रयू कार्नेगी का असली चेहरा है। यह कहानी सिर्फ एक इंसान के राइज या फॉल की नहीं, बल्कि उस जर्नी की है जो कभी सक्सेस के रास्तों में एथिक्स को पीछे छोड़ देती है। तो आखिर कौन था ये एंड्रयू कार्नेगी? क्या वाकई में वो एक इंसान था जो सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के पीछे भागता था, या फिर उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम भी किए जो आज तक लोगों के जीवन में पॉजिटिव असर डालते हैं? कैसे एक स्कॉटलैंड के छोटे से गांव का लड़का अमेरिका का सबसे बड़ा स्टील किंग बन गया? इन सब सवालों के जवाबों के लिए हमें कार्नेगी के जीवन की गहराइयों में जाना होगा। हम इस वीडियो में एंड्रयू कार्नेगी की पूरी कहानी डिस्कस करेंगे, उनके शुरुआत से लेकर उनके इंडस्ट्रियल राइज तक, उनके बिजनेस के रूथलेस प्रैक्टिसेस से लेकर उनके फिलैंथ्रोपी तक। आज के वक्त में जब सक्सेस को सिर्फ पैशन में तौला जाता है, कार्नेगी की कहानी हमें एक आईना दिखाती है जिसमें हम देख सकते हैं कि सक्सेस का असली मतलब क्या होता है और उसका असली इम्पैक्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एंड्रयू कार्नेगी की कहानी। 1835 में स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव डनफरलैंड में एक लड़के का जन्म होता है। इस लड़के का नाम था एंड्रयू कार्नेगी। उसके पिता एक हैंडलूम वीवर थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हवाओं ने उनका बिजनेस पूरी तरह से बंद कर दिया। कार्नेगी के परिवार को अपने शहर को छोड़कर एक नए देश अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। अमेरिका की मिट्टी ने कार्नेगी की जिंदगी की राहों को आसान नहीं बनाया। शुरुआत में उनके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई रिसोर्सेज, बस था तो एक जुनून और एक नया सफर। कार्नेगी का अमेरिका में सफर एक आम इमिग्रेंट की तरह था। नई जिंदगी, नए चैलेंजेस और जिंदगी के हर मोड़ पर एक नई स्ट्रगल। कार्नेगी ने अपने करियर की शुरुआत एक टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में की, और तब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। सोचो, एक 13 साल का बच्चा जो किसी दिन अपनी स्कूल की किताब के बजाय टेलीग्राफ की मशीनरी के साथ डील कर रहा है। कार्नेगी ने इस शुरुआत को अपनी जिंदगी का बेस बनाया और अपने दिन और रात की मेहनत से टेलीग्राफ ऑफिस में अपनी पोजीशन बनाई। उन्होंने अपनी आंखों और कानों को हमेशा खुला रखा, शहर के हर अमीर इंसान का नाम याद किया और जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली उससे उन्होंने सीखने की कोशिश की। टेलीग्राफ ऑफिस में काम करते हुए कार्नेगी ने बिजनेस की बारीक डिटेल्स को समझा, और यहीं से उनकी जिंदगी की कहानी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। थॉमस स्कॉट, जो पेंसिल्वेनिया रेल रोड्स के एग्जीक्यूटिव थे, कार्नेगी के मेंटर बने। स्कॉट ने कार्नेगी को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सिखाया। इस मेंटरशिप ने कार्नेगी के करियर को एक नई दिशा दी। यह मेंटरशिप कार्नेगी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो उनके फ्यूचर के ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में मददगार साबित हुई। एंड्रयू कार्नेगी की असली सक्सेस स्टोरी तब शुरू होती है जब उन्होंने स्टील इंडस्ट्री में एंट्री करी। 19वीं सेंचुरी के अमेरिका में रेल रोड्स का एक्सपेंशन तेजी से हो रहा था, और यह एक्सपेंशन स्टील की ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहा था।
कार्नेगी ने इस ट्रेंड को पहचाना और 1870s में अपना पहला स्टील प्लांट एडगर थॉमस स्टील वर्क्स के नाम से स्टैब्लिश किया। यह डिसीजन कार्नेगी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस वक्त स्टील प्रोडक्शन एक महंगा प्रोसेस था, लेकिन कार्नेगी ने अपनी इनोवेशन के दम पर इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कार्नेगी ने बेस्मर प्रोसेस को अपनाया, जिससे स्टील प्रोडक्शन 4 दिन की जगह सिर्फ 20 मिनट में हो गया, जिससे कार्नेगी ने अपने कॉम्पिटिटर्स को कुचल कर रख दिया। कार्नेगी ने अपने स्टील एम्पायर को एक्सपैंड करने के साथ साथ वर्टिकल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अपनाया। इसका मतलब था कि कार्नेगी ने अपनी कंपनी के अंडर सभी प्रोसेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, रॉ मटेरियल से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग तक। इस स्ट्रैटेजी से न सिर्फ उनकी कंपनी के कॉस्ट्स कम हुए, बल्कि उनका प्रॉफिट मार्जिन भी चांद को छूने लगा। कार्नेगी के स्टील एम्पायर के विकास के बीच 1892 का होमस्टेड स्ट्राइक एक ऐसा किस्सा था जो उनके जीवन का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया। होमस्टेड स्ट्राइक, जो कार्नेगी के स्टील मिल्स में हुआ, एक मेजर लेबर कॉन्फ्लिक्ट था, जहां वर्कर्स ने अपनी वर्किंग कंडीशन और लो वेजेस के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट किया। स्ट्राइक के दौरान वर्कर्स और अथॉरिटीज के बीच में भयानक क्लैशेस हुए, जिसमें कई लोग घायल हुए और करीब 16 लोग अपनी जान गंवा बैठे। कार्नेगी, जो उस वक्त यूरोप में थे, उन्होंने इस हालत को अपने मैनेजर हेनरी फ्रिक के हाथों छोड़ दिया, जो कि बहुत ही गुस्सैल और गर्म मिजाज के थे। फ्रिक ने इस स्ट्राइक को कंट्रोल करने के लिए कठोर मेजर्स अपनाए और प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलवाया, जो उस समय प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी भी कंट्रोल करती थी। इस सिक्योरिटी फोर्स ने स्ट्राइक को और भी घातक बना दिया और इसका असर कार्नेगी के नाम पर भी पड़ने लगा। उन्होंने अपने बिजनेस को आगे तो बढ़ाया, लेकिन उनकी लेगेसी में यह दाग हमेशा के लिए जुड़ गया। अब हम बात करेंगे उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट डील के बारे में। एंड्रयू ने अपने स्टील एम्पायर को एक नए आयाम तक पहुंचाया था, लेकिन उनका जीवन एक और बड़े मोड़ पर था, अपने एम्पायर को बेचने का फैसला। 1901 में कार्नेगी ने अपने स्टील एम्पायर को जेपी मॉर्गन को 480 मिलियन में बेच दिया, एक ऐसी डील जो उस समय की सबसे बड़ी और लैंडमार्क डील बन गई। और इस डील ने कार्नेगी को दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया। कार्नेगी स्टील आगे चलकर यूएस स्टील में बदल गई और कार्नेगी ने अपने स्टील एम्पायर को बेचकर एक नए दौर की शुरुआत की। कार्नेगी अपने एम्पायर को बेचकर अपनी बिजनेस जर्नी को एक नए मोड़ पर ले गए। उन्होंने अपनी जिंदगी के बाकी सालों को फिलैंथ्रोपी और सोशल कॉजेस के लिए डेडिकेट करने का फैसला किया। एंड्रयू कार्नेगी की कहानी का एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है उनकी फिलैंथ्रोपी। जब आप कार्नेगी की लाइफ को देखते हैं तो आपको 2 कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस मिलती हैं। एक तरफ वो एक रूथलेस बिजनेसमैन जो अपने वर्कर्स की खुशहाली को नजरअंदाज करता था, और दूसरी तरफ एक मैसिव फिलैंथ्रोपिस्ट जिन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर दिया। कार्नेगी ने अपने बिजनेस के रूथलेस मेथड्स को छोड़कर अपनी लाइफ के लास्ट 20 सालों में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने अपनी वेल्थ का लगभग 90% सोसाइटी के वेलफेयर के लिए डोनेट कर दिया। इस प्रोसेस को वो द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ कहते थे, जिसमें उन्होंने बताया कि अमीर लोगों का फर्ज बनता है कि वो अपनी दौलत को सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए यूज करें। कार्नेगी ने अपने फिलैंथ्रोपी का फोकस एजुकेशन और पब्लिक लाइब्रेरीज पर रखा। उन्होंने लगभग 2500 से ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरी स्टैब्लिश करी, जो कि आज भी लोगों को एजुकेशन और नॉलेज एक्सेस करने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा कार्नेगी ने कई इंस्टीट्यूशंस को फंड किया, जैसे कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंसेज और कार्नेगी फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ टीचिंग है। ये सब देखकर कार्नेगी को एक फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में एडमायर किया जाता है, लेकिन यह भी सवाल उठता है कि क्या यह फिलैंथ्रोपी उनके पुराने पापों का प्रायश्चित था? कार्नेगी की कहानी हमें यह समझाती है कि सक्सेस का असली मतलब क्या है। क्या सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने में है, या फिर वो इम्पैक्ट जो आप दुनिया पे छोड़ के जाना चाहते हैं? कार्नेगी ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन उनकी लाइफ के कुछ पहलू ऐसे हैं जो उनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या कार्नेगी की कहानी से हमें इंस्पायर होना चाहिए, या उनकी गलतियों को देखकर उन्हें ना दोहराने की सीख लेनी चाहिए? अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, कार्नेगी की लेगेसी को किस नजरिए से देखना चाहिए? इस सक्सेस स्टोरी को उनके साथ शेयर करें जिनमें आपको कार्नेगी जैसा हुनर दिखता है, और ऐसे और इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।